Now in this lecture we are dealing with the diseases up till we learn the health, the immunity, the abnormal points of the immunity. Now we are dealing with the common human diseases. अब जैसे कि आपको याद ही आ रहा है, डिसीज़ की डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इसको हम इल हेल्थ या इलनेस भी बोलते हैं. एंड इसमें हमारे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अगर एडवर्सली डैमेज हो रही है एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग अ साइन और सिम्टम, इट इज़ कॉल्ड एज अ डिसीज. एंड वैसे आपको साइन या सिम्टम भी आपको याद आ रहा है, राइट. साइन यानी कि क्या, जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, जो सिम्टम्स यानी कि पेशेंट्स के फीलिंग होते हैं, राइट. यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था. अब डिसीजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सभी डिसीज़ के बारे में अभी यहाँ पे जानकारी नहीं लेनी. हम जो कॉमनली यानी कि हमारे आसपास जो हमेशा हमें डिसीज़ दिखते हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश अभी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है. तो इसमें पहला जो हम स्टार्ट करेंगे विद द क्लासिफिकेशन, एंड देयर इज अ नाइस स्मॉल लिटिल क्लासिफिकेशन हियर, राइट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, इट इज़ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल. जितनी चीज़ें बड़े दिखती है बड़ी छोटी होती है, ठीक है. तो इस तरह से द डिसीजेस आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड. बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आपको समझ में भी आ रहा है. जो डिसीजेस आपको जन्म से ही है उसको हम बोलेंगे कंजेनाइटल, बाय बर्थ जो आपको मिलते हैं. एंड बचपन से आप नॉर्मल हो, जन्म से आप नॉर्मल हो, उसके बाद अगर आपको कोई डिसीज़ हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक. अब कंजेनिटल डिसीज़ में भी हम चर्चा कर सकते हैं, बट आप जेनेटिक टॉपिक में इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा कर चुके हो. इसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं कि क्रोमोसोमल डिसीज़ एंड जेनेटिक डिसीज़. एंड जेनेटिक में भी फिर से डेफिशिएंसी, डिफेक्ट वगैरह वगैरह आप जानते हो, राइट. तो वो आपको जेनेटिक्स में ब्रीफ करना है, ठीक. देन एक्वायर्ड डिसीज़ यानी कि जन्म के बाद हमें मिलने वाले डिसीजेस की हम बात करेंगे. तो उसमें बेसिकली फिर से दो क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल का मीनिंग क्या हो गया, एक को अगर कोई डिसीज़ है एंड वो उससे अगर दूसरे को ट्रांसमिट हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल डिसीज़. एंड नॉन कम्युनिकेबल मतलब ऐसा ना होना, यानी कि एक को अगर कोई बीमारी है एंड वो दूसरे को अगर ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. अब कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं यानी कि एक को अगर कोई बीमारी है और ये दूसरे को ट्रांसमिट अगर हो रही है तो ये जनरली बीमारियाँ जो कि पैथोजेंस की वजह से पैथोजेंस की वजह से होती है. एंड ये पैथोजन का एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ट्रांसमिशन होता है, राइट. अब एक इंसान में पैथोजन की एंट्री को होना, इसको हमने इन्फेक्शन बोला था. इसलिए इस कम्युनिकेबल डिसीज़ को ही हम डिफरेंट टर्म देते हैं, दैट इज इन्फेक्शियस डिसीज़. इसी को ही हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीज़, राइट. एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दूसरे होते हैं. अब देखो, इन्फेक्शियस डिसीज ही बेसिकली इस टॉपिक में हमें पढ़ना है. तो इन्फेक्शियस डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज जो कि पैथोजेंस की वजह से होता है, इन सभी को हम पैथोजन बोलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह. इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि एक को अगर कोई बीमारी है एंड वो उससे अगर दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल. अब ये कौन से होता है, इसमें जेनेटिक, डोंट कंफ्यूज मत कीजिए, जेनेटिक यहाँ पे ही आएगा, ऐसी बात नहीं है. जन्म से आपके जीन नॉर्मल है बट बाद में ये अब नॉर्मल अगर हो रहे, जिसको हम म्यूटेशंस बोलते हैं, एंड इसमें जनरली हम कैंसर्स को देखेंगे, ठीक है, राइट. डेफिशिएंसी डिसीजेस यानी कि कमतरता, यानी कि बेसिकली हम इसमें जो बात करते हैं दैट इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि आपके खाने पीने में जो चीज़ें होनी चाहिए वो अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है या ज़रूरत से कम प्रोपोर्शन में है तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़. इसमें न्यूट्रिशनल डिसीजेस आते हैं. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिएंट्स मिलेगा. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको विटामिन डिसीज़ एंड मिनरल डिसीज़ मिलेंगे. आपको आपके जो मिनरल डिसीज़ एंड विटामिन डिसीज़ है इनकी एक लिस्ट बनानी है, होमवर्क आपके लिए रहेगा, ठीक है. देन मेटाबॉलिक डिसीज़ यानी कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बिगाड़ होने की वजह से अगर कोई डिसीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिसीज़. अब इसमें जनरली आपके एंजाइम डिसीज़ एंड हार्मोन डिसीज़ होते हैं, एंजाइम एज वेल एज हार्मोन, क्योंकि इन दोनों का काम उसी में होता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को संभालना, राइट. एंड लास्ट इट इज़ अ डीजनरेटिव, यानी कि आपकी वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में, राइट, आपके ऑर्गन्स में जो कमतरताएं आती रहती है, आपके जो ऑर्गन डीजनरेट होते रहते हैं एंड उसकी वजह से आपके बॉडी में कोई तकलीफें अगर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीजनरेटिव डिसीज. इस तरह से याद रखिए. अब इनमें से हमें सिर्फ पढ़ना है अबाउट द कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज जो कि वायरल है, बैक्टीरियल है वगैरह वगैरह, प्रोटोजोल है. अब बेसिकली ये जो होते हैं मैंने बताया कि पैथोजेंस की वजह से होते हैं, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह. चलो इसको सीधा कर लेते हैं, ये पढ़ने में दिक्कत जा रही है. तो ये डिसीज़ बेसिकली आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या हेलमिंट्स, ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सभी को हम एक साथ क्या बोलते हैं,
पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस यानी कि पैथोज यानी कि डिसीज, जेन यानी कि कॉजिंग। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म आपको डिसीज करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। अब ये पैथोजन, अब देखो बैक्टीरिया की अगर हम बात पकड़ेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपके एनवायरनमेंट में आसपास, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसमें से एज अ बैक्टीरिया, राइट। तो बहुत सारे बैक्टीरिया है आपके एनवायरनमेंट में, लेकिन सभी बैक्टीरिया आर नॉट पैथोजेनिक, राइट। तो कौन से बैक्टीरिया आपके लिए पैथोजेनिक हो जाते हैं, मतलब कौन से आपकी बीमारी के कारण बनते हैं, मतलब इनमें क्या स्पेशल बातें होनी चाहिए या क्या विशेषताएं इनमें होती है जो कि नॉन पैथोजेनिक यानी कि जो आपको बीमार नहीं करवाते उनमें नहीं होती, राइट। तो ऐसी कौन सी एबिलिटी है एंड ये डिसीज आपको कैसे करवाते हैं, राइट। देखो पहली सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई डिसीज कॉज होना है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंट्री करना है, राइट। अब पहले उसकी आपकी बॉडी में एंट्री होना चाहिए, दैट शुड एंटर, दैट इज हैविंग ए कैपेसिटी टू एंटर आवर बॉडी। अब इसका एंटर का मीनिंग तो आपको सीधा समझ में आ रहा है, लेकिन आपको साइंटिफिकली मीनिंग भी लेना है। इसका मीनिंग आपको यह लेना है कि भाई हमने जो इनेट बैरियर देखे 4 प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में आने से रोकते हैं, उनको भेदने की क्षमता अगर है तो ही कोई पैथोजन आपको डिसीज करवाता है। ये बात का इसका मीनिंग ये लेना है, यानी कि एंटर इन द बॉडी। चलो एंट्री हो गई, क्या इतना काफ़ी है डिसीज होने के लिए? नहीं। डिसीज के डेफिनेशन में हमने देखा था कि भाई आपके बॉडी में डैमेज होना चाहिए, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया या एक पैथोजन क्या आपको डिसीज कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए और उसमें आगे कौन सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए? तो नेक्स्ट कैपेबिलिटी इनमें होनी चाहिए, दे शुड मल्टीप्लाई इनसाइड योर बॉडी। अब मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, उनकी संख्या बढ़ना, लेकिन इतना सीमित मीनिंग आपको नहीं लेना है, साइंटिफिक मीनिंग लेना है। साइंटिफिक मीनिंग कैसे लेना है? अब वो आपके बॉडी में मल्टीप्लाई होना है, यानी कि पहले भाई उनको वहाँ पे जिंदा रहना है, आपके बॉडी से फूड लेना है, एंड उसके बाद फिर उन्होंने उनकी संख्या बढ़ानी है। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या हो रहा है इसका कि दे शुड हैव अ एबिलिटी टू सर्वाइव इन योर इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट। मतलब क्या, आपके बॉडी का जो पीएच है, आपके बॉडी का जो ऑस्मोलैरिटी है, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, इन सभी में उन्होंने सर्वाइव करना चाहिए, ये उनमें कैपेबिलिटी चाहिए। एंड उसके बाद आपके बॉडी से फूड मटेरियल भी उनको लेते आना चाहिए, तब जाके उनकी ग्रोथ होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। चलो मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, क्या इतना काफ़ी है आपको कोई डिसीज कॉज करवाने के लिए? इतनी कैपेसिटी काफ़ी है? नहीं। इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो आपके इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया है, वो आपकी बॉडी में एंटर भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, आपकी बॉडी से फूड भी ले रहे हैं, बट वो क्या आपको डिसीज कर रहे हैं? मतलब नहीं। मतलब ये 2 कैपेबिलिटीज से आगे भी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए पैथोजन में, जो जब जाके वो पैथोजन बनेगा। तो वो कौन सी है? तो पैथोजन बेसिकली आपके जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज है, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स के फंक्शन है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, इसको डिस्टर्ब करना चाहिए, यानी कि दैट इज हैव अ कैपेसिटी इंटरफियर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। अब ये इंटरफेरेंस ये पैथोजन कैसे करता है? ये इंटरफेरेंस पैथोजन 2 तरीके से करता है। कैसे 2 तरीके? एक तो होता है कुछ पैथोजन जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ पैथोजन जो है टिश्यू को डायरेक्टली डैमेज कर देते हैं, राइट। अब देखो टिश्यू डैमेज अगर होगा तो आपके बॉडी का पार्ट डैमेज हो रहा है तो मार्फोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, एंड टॉक्सिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिकली टॉक्सिन मार्फोलॉजिकल डैमेज नहीं करता, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, राइट। यानी कि इसमें आपका फंक्शनल डैमेज होगा। तो जैसे ही बेसिकली इनसे बात ऐसी होती है, तो टिश्यू डैमेज होता है तो बात होती है कि आपका मार्फोलॉजिकल डैमेज होगा, एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन अगर होता है तो आपका फंक्शनल डैमेज होगा। अब कोई भी कि डैमेज क्यों ना हो, आपके बॉडी में आपको तकलीफ ज़रूर होगी। तकलीफ के हम साइंटिफिक शब्द जो है दैट इज़ आपके बॉडी में आइदर साइन या सिम्टम ज़रूर आएगा, एंड साइन या सिम्टम जब आता है तो हम उसको बोलते हैं डिसीज। बात समझ में आ रही है? तो इतनी सारी विशेषताएं, कैपेबिलिटीज़ इनमें होनी चाहिए, तब जाके वो पैथोजेनिक हो जाते हैं। बात समझ में आए? तो ये जो कैपेसिटी इनकी है डिसीज कॉज करने की, इन सारे कैपेसिटीज इनमें जो है दैट इज, इसको हम नाम देते हैं पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी, पैथोजेनिसिटी, राइट। दिस इज द एबिलिटी ऑफ दिस पैथोजन, राइट। एंड ये जो प्रोसेस हो रहा है वो एंटर कर रहा है, ग्रो हो रहा है, आपके टिश्यू डैमेज कर रहा है, साइन सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, राइट। तो पैथोजेनेसिस, पैथोजेनिसिटी एंड पैथोजन, तो बात समझ में आई? तो इस तरह से ये पैथोजन हमारे बॉडी में डिसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब इसमें से पहला हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में, राइट। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिसीज यानी कि बैक्टीरियल डिसीज। इसमें से पहला डिसीज आपकी पढ़ाई के लिए दिया गया है दैट इज टाइफाइड,
ठीक है। अब टाइफाइड जो होता है एक बैक्टीरियम की वजह से होता है, एंड दैट बैक्टीरियम इज बेसिकली साल्मोनेला टाइफी, इसका नाम याद रखिए, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरियम होता है, बैसिलस है बेसिकली। अब इसका स्ट्रक्चर आपको तो है नहीं, लेकिन इसके जो एंटीजेंस है ये आपके स्टेट बोर्ड में डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, और बाकी स्टेट बोर्ड में भी डिस्क्रिप्शन होने की वजह से आपके इसके ऊपर MCQ आ सकता है। कैसे? तो ये जो बैक्टीरियम होता है इसके पास लाइपोपॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है, जिसकी वजह से वो आपके एसिड में रेजिस्टेंट होता है, आपके एसिड में वो जिंदा रह सकता है स्टमक के, एंड आपके इंटेस्टाइन में जा सकता है, ठीक है। एंड इट इज मोटाइल बिकॉज इट इज हैविंग फ्लैजेला, राइट। अब इस लाइपोपॉलीसैकेराइड के ऊपर वो नाम का एंटीजन डिस्क्राइब किया गया है, एंड इस फ्लैजेला के ऊपर H नाम का एंटीजन डिस्क्राइब किया गया है। ये दोनों एंटीजन कौन सा कहाँ पे है ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये MCQ आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज ना होने के लिए देखो इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम ही आपको खुद आंसर देती है। कैसे आंसर देती है, जरा इधर देखिए। इस बैक्टीरियम को अगर आप देख रहे हो तो ये ऐसा दिख रहा है, कैप्सूल दिख रहा है, राइट। मतलब क्या हो गया, इस कैप्सूल के ऊपर कौन सा एंटीजन है, वो एंटीजन, सीधी सी बात। अब आपको ये फ्लैजेला दिख रहे हैं फ्लैजेला, अब ऐसा दिख रहा है, मतलब इसको ऐसा देखो, ये क्या हो गया, H, यानी कि कैप्सूल के ऊपर कौन सा एंटीजन है, वो एंटीजन है, एंड फ्लैजेला के ऊपर कौन सा एंटीजन है, H एंटीजन है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, राइट। अब ये आपके बॉडी में एंटर तो करना चाहिए, राइट। अब तो फिर ये एंटर कहाँ से करेगा, देखो बेटा ये याद रखिए, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मतलब ये इंटेस्टाइन में वैसे ही जाएगा जहाँ पे इंटेस्टाइन में मतलब जो जाता है उसके साथ जाएगा, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में आपके साथ क्या जा रहा है, आपका फूड या वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो ट्रांसमिशन आपको होगा, यानी कि रूट ऑफ एंट्री आपके बॉडी में दैट इज ओरल होगा, यानी कि ओरल कैविटी से होगा, फूड या वाटर के थ्रू। अगर आपका फूड इससे दूषित है यानी कि कंटेमिनेटेड है, एंड ये फूड अगर आप खाते हो तो इससे आपको ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन, आपके बॉडी में ये हानि कहाँ पे पहुँचाता है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हानि पहुँचाता है, ठीक है। इसको याद रखिए, इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड थोड़े दूसरे अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें हमारा हार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया साइट ऑफ इन्फेक्शन। अब ये एक्चुअली क्या करता है इसमें आपको जाना नहीं है, बस इसमें जो आपको साइन या सिम्टम्स आता है उसको आपको याद रखना है। तो इसमें आपको आता है सस्टेन्ड हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर। अब इसको उल्टा पढ़ना है, फीवर हाई एंड सस्टेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फीवर, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अगर बढ़ रहा है, 37 डिग्री से अगर ऊपर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फीवर। हाई कब बोलना है, ये जब 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है तब उसको बोलना है हाई। एंड सस्टेन मतलब क्या, कंटिन्यूअस, सस्टेन मतलब कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस हाई फीवर इसमें रहता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दे सकते हैं। दिस इज योर टाइम लाइन एंड दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। आपके लिए जो कंपेरेटिव रहेगा, जीरो जो रहेगा दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर यानी कि 39 के ऊपर अगर जा रहा है दैट इज हाई। अब ये फीवर आपका बढ़ के अगर कंटिन्यूअस ऐसा रह रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ सस्टेन्ड हाई फीवर, ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलो देन वीकनेस, वीकनेस म्हणजे काय, गळावटपणा यानी कि शरीर में ताकत ना रहना, इसको हम बोलेंगे वीकनेस। स्टमक पेन, स्टमक पेन का यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्टमक का मीनिंग लेना है, एब्डोमिनल पेन लेना है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ द स्टूल। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगना। रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, अब देखो इस टर्म को आपको केयरफुली पढ़ना, जो कि एम्स का पॉइंट है, राइट। रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, देखो आपको ब्रैडीकार्डिया ये बात पता, राइट, बट यहाँ पे सिंपल ब्रैडीकार्डिया नहीं लिखा है, यहाँ पे रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया हमने लिखा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ब्रैडीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज होना, ये बात आपको पता है, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव। देखो बात क्या होती है, अगर आपके बॉडी में फीवर है मतलब आपके बॉडी में टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है, राइट। अब टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी में कहाँ से आता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स, राइट। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, एंड मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा है तो आपके टिश्यूज़ के ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, एंड ऑक्सीजन डिमांड जब ज़्यादा होती है तो ब्लड डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इन जनरल ये प्रोपोर्शन होता है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो आपका हार्ट रेट नियरली 10 to 15 बीट्स पर मिनट से बढ़ जाता है। ये नॉर्मल फिनोमिनॉन है। अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है तो आपका जो हार्ट रेट है कितना बढ़ना चाहिए, 10 to 15 बीट्स पर मिनट। अब देखो अगर आपको 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फीवर है तो आपका हार्ट रेट कितना होना चाहिए,
नियर अबाउट 100 के आसपास होना चाहिए। बट बात यह है कि हमने यहाँ पे लिखा था अदर ऑर्गन्स, यानी कि ये जो बैक्टीरियम है ये आपके हार्ट के ऊपर भी काम करता है एंड इसकी वजह से आपके हार्ट के रेट को ये बढ़ने नहीं देता, यानी कि आपको फीवर होते हुए भी आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि जितना बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से बढ़ा नहीं, उसके हिसाब से बढ़ा नहीं, उसके हिसाब से कम। बात समझ में आई? रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया ऐसे बोलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है टाइफाइड का, ये बाकी बीमारियों में नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको टाइफाइड में मिलता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब इसके कॉम्प्लिकेशन, इस बीमारी से हम डरते क्यों हैं? राइट, बेसिकली पुराने ज़माने की बात अगर करेंगे तो इस बीमारी को भयानक बीमारी बोलते थे, बहुत सारे लोग डरते भी थे क्योंकि इस बीमारी से डेथ होती थी, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास उतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी। राइट, अब इसमें डेथ क्यों होती है? क्योंकि इसमें डेथ इसकी वजह से होती है कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऐसा ये होल बन जाते हैं, इसको हम परफोरेशन बोलते हैं। राइट, यानी कि आपके आंतड़े यहाँ पे फूट जाते हैं एंड इसकी वजह से आपकी इसमें मौत हो जाती है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे और एक बात जानिए, ये जो होल्स होते हैं ये इलियम में जनरली होते हैं एंड जहाँ ये होल वहीं पे होता है जहाँ पे आपके पेयर्स पैचेस होते हैं, इसको ज़रा याद रखिए। ठीक है, तो इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से डेथ होती है हमारी। राइट, दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन। अब इसका जो है डायग्नोसिस जो होता है हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं विडाल टेस्ट। इस टेस्ट का आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी इसमें क्या करते हैं वगैरह ये आपको कोई नहीं पूछने वाला, बस इसका नाम पूछते हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस कौन सा है? विडाल टेस्ट। एंड ट्रीटमेंट आपको पार्ट नहीं है, बस इसका प्रिवेंशन आपके लिए दिया गया है, दैट इज़ पर्सनल एज वेल एज फूड हाइजीन, यानी कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना है एंड आपका फूड भी, खाना पीना भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। राइट, तो बेसिकली यहाँ से आगे हर डिसीज़ को हम इसी पैटर्न में पढ़ेंगे। आपके बुक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वेग दिया है, उसको पढ़ के हम समझ नहीं सकते या याद भी नहीं रखते, डिफिकल्ट जाएगा। तो हर डिसीज़ को इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के हम पढ़ते जाएंगे, जो कि हमने आपको प्रिंटेड फॉर्म में चार्ट दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइफाइड। अब इस टाइफाइड के लिए आपको एक हिस्टोरिकल केस भी दी गई है एंड दैट केस इज़ मेरी मैलोन। राइट, शी वॉज अ हिस्टोरिकल केस। ये भी आपके लिए MCQ है कि भाई हिस्टोरिकल केस कौन थी। राइट, इसमें आपका कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है, मैं कन्फ्यूजन दूर करूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो मेरी मैलोन ये बेसिकली टाइफाइड की कैरियर थी। बात क्या होती है, देखो पैथोजन जब आपके बॉडी में आता है तो आपके बॉडी में दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कैसे कैसी? एक तो आपको डिसीज होगा, सिंपल सी बात, या आप कैरियर बन सकते हो। कैरियर मतलब क्या? आपके बॉडी में पैथोजन तो है बट उसकी वजह से डैमेज उतना ज़्यादा नहीं हुआ, इसकी वजह से आपको ना साइन है ना सिम्टम। डिसीज कब बोलेंगे हम? जब देयर इज अ साइन या सिम्टम है तो हम बोलेंगे डिसीज। बट कैरियर में देयर इज नो साइन और सिम्टम। बात समझ में आ रहा है? तो ये बताइए इन दोनों में से डेंजरस कौन सा है, डिसीज या कैरियर? यस, ऑफ कोर्स कैरियर। क्यों? क्योंकि बात क्या है, डिसीज पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको तकलीफ है, ये खुद होके सामने आएगा या हम उसको भी पहचान भी सकते हैं। राइट, एंड इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे तो पैथोजन को हम मार देंगे। बट बात ये होती है कि कैरियर पहचान में नहीं आता, इसको ना कोई तकलीफ है, ना कोई साइन है, ना कोई सिम्टम है, फिर इससे डरना क्यों? बात यह है कि हमारे समाज में ये दोनों भी इन्फेक्शन को फैला सकता है। राइट, इसलिए डरना है। अब इसको तो हम बाजू को कर सकते हैं बट इसको कैसे बाजू को करें? पहचान में नहीं आएगा एंड हमारे कम्युनिटी में इसकी वजह से डिसीज फैलता रहेगा एंड ये समाज के लिए हानिकारक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कैरियर स्टेट, इट इज़ अ डेंजरस स्टेट। राइट, एंड उसी तरह से ये मेरी मैलोन, इनका एक्चुअल नाम क्या था? मेरी मैलोन। शी वॉज अ कैरियर एंड शी वॉज नॉट सो हाइजीनिक। अब नॉट सो हाइजीनिक मतलब स्टूल पास करने के बाद केयरफुली हैंड वॉश करना चाहिए। राइट, तो वैसा उनको आदत नहीं थी एंड शी वॉज अ प्रोफेशनल कुक, यानी कि होटल में ये खाना बनाती थी। राइट, अब वैसे ही गंदे हाथों से ये होटल में खाना बना देती थी एंड खाना होटल में बन रहा था इसलिए हज़ारों लोग वहाँ पे खाते थे। यानी उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में हमारे पास टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी एंड इसकी वजह से हज़ारों लोगों को टाइफाइड की बीमारी लग गई थी। राइट, एंड इसकी वजह से वहाँ पे हज़ारों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। अब इतने बड़े मृत्यु होने के बाद गवर्नमेंट तो जागेगी एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी किया। तो ये जो सारे डेथ्स है ये इस मेरी मैलोन की वजह से है एंड ये जब न्यूज़ लोगों में गई तो लोग चिढ़ गए इसके ऊपर एंड उन्होंने इसको एक निक नेम भी रख दिया एंड उसका निक नेम हो गया टाइफाइड मेरी। बात समझ में आया आपको? ये तो हो गई स्टोरी, बट इसमें लिए आपके लिए MCQ 2 है।
यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, राइट। कैसे गलती कर सकते हो? देखो एमसीक्यू को केयरफुली रीड करना। आपका एमसीक्यू होता है व्हाट वाज द नेम ऑफ हिस्टोरिकल केस ऑफ टाइफाइड केस। आपके दिमाग में हर बार चल रहा होता है मेरी टाइफाइड मेरी टाइफाइड मेरी। आंसर टाइफाइड मेरी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? मेरी मेलोन होगा। हाँ, बट अगर एमसीक्यू में यह पूछा है व्हाट वाज द निक नेम, निक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। निक नेम अगर पूछा तो आपको टाइफाइड मेरी देना पड़ेगा, एंड नाम अगर पूछा तो क्या बोलना पड़ेगा? मेरी मेलोन। ये आपके लिए ज़रा कठिनाई हो सकती है, केयरफुली रीड कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका टाइफाइड। नेक्स्ट डिसीज जो आपके लिए है दैट इज अ निमोनिया। निमो यानी कि आप जैसे जानते हो लंग्स, यानी कि ये लंग्स की बीमारी है, राइट। अब ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी होती है इन पैथोजेंस की वजह से, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब देखो ये कंफ्यूज मत कीजिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि भाई निमोनिया इन दोनों से ही होता है। ऐसा नहीं है, ये दोनों आपके लिए एग्जाम्पल इन एनसीईआरटी। बात समझ में आ रहा है? निमोनिया आपको बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, और किसी चीज़ से भी हो सकता है, कुछ केमिकल से भी हो सकता है। बट आपके बुक में ये दो एग्जाम्पल है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अभी आप देख रहे हो कि भाई कोरोना वायरस, इसकी वजह से भी निमोनिया हो रहा है, दैट इज अ वायरस। मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों से ही होगा, राइट। तो निमोनिया मतलब क्या बेसिकली? तो जो हम देखेंगे उसके बारे में, पहले इसका हम देखेंगे फैलाव कैसे होता है। तो इसका जो फैलाव होता है, ये निमोनिया का फैलाव ये कुछ इस तरह से होता है। देखो जैसे कि आप जानते हो इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का मीनिंग क्या हो गया? अगर किसी को है तो ही किसी को होगा, राइट। अब किसी को अगर ये बीमारी है तो उसको खांसी बहुत आती है। अब जब वो खांसता है तो खांसते समय उसके सलाइवा के ऐसे जो है फवारे उठते रहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर आते रहते हैं, जिसको हम देख नहीं पाते, बट अगर हम एक डार्क बैकग्राउंड में पर्टिकुलर एंगल से लाइट डालते हैं तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। अब ऐसे वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप्स को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। एंड ड्रॉपलेट जब बन जाते हैं दैट बिकम अ कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। एंड ये ड्रॉपलेट्स हवा में ही तैरते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली बात क्या है कि इसमें सलाइवा पार्टिकल में आप ये पैथोजन बैठे हुए रहते हैं, एंड ऐसे गंदी एयर में किसी ने सांस लिया तो उसको ये इन्फेक्शन उसके नाक के थ्रू उसको ट्रांसमिट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ऐसे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं एरोसोल इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसलिए खांसते समय केयरफुली रहना चाहिए। जो भी पेशेंट है उन्होंने ऐसे खुलेआम खांसना नहीं है, उन्होंने रुमाल यूज़ करना है, हैंडकरचिप यूज़ करना है। एंड हैंडकरचिप अगर यूज़ नहीं है, उनके पास अगर अवेलेबल नहीं है, तो आपने आपके एल्बो का यूज़ करना है, क्योंकि एल्बो जो है यहाँ पे भी हम खांस सकते हैं एंड ये किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आता। हाथों पे कभी खांसना नहीं होता, राइट। हाथों पे खांसने से क्या होता है कि यहाँ पे हमने खांस लिया और यही हाथ अगर हमने किसी चीज़ को लगा दिया तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। वहाँ पे अगर किसी ने और ने हाथ लगाया तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। इसलिए हाथों पे कभी खांसना नहीं होता है, यहाँ पे एल्बो पे खांसना होता है। चलो, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन हो गया। इसको हम बोलेंगे कौन सा इन्फेक्शन? एरोसोल और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, राइट। अब ये इन्फेक्शन होने के बाद ये जो बैक्टीरियम है ये जाएगा आपके लंग्स में। लंग्स में होते हैं एल्वुलाई, जो कि आपके रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। एंड यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ के आपके कैपिलरीज लीकी होने लगते हैं एंड इन एल्वुलाई में ये लीक होके यहाँ पे फ्लूइड भरने लगता है, राइट। तो आपके एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाना, इसको हम बोलते हैं निमोनिया। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम बेसिकली आपका ये होता है कि भाई आपके जो एल्वुलाई है ये एयर एक्सचेंज के लिए बने। तो जब तक यहाँ पे एयर है वो एक्सचेंज होगा आपके ब्लड के साथ, बट अगर यहाँ पे फ्लूइड अगर हो गया तो आपका ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, राइट। यानी कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमतरता हो सकती है एंड ये ज़्यादा ही अगर सीवियर होता है तो आपकी इसमें डेथ भी हो सकती है, राइट। तो ये तो हो गया निमोनिया। अब इसका हम जांच कैसे करते हैं, यानी कि इसको पहचानते कैसे? देखो सिंपल है, क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, यानी कि स्टेथोस्कोप लगा के हम सुन सकते हैं छाती की हमारी आवाज़ या लंग्स की आवाज़। एबनॉर्मल अगर आवाज़ हमें सुनाई दे रही है तो हम ये समझ सकते हैं, या इसमें हम एक्सरे का भी यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सरे है, देखो नॉर्मल लंग्स जो होता है ये जनरली ब्लैक दिखता है, दीज आर नॉर्मल लंग्स, ब्लैक दिख रहा है आपको, राइट। बट यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये इतना एरिया वाइट दिख रहा है। अब वाइट किस लिए दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेंस मीडियम आ गया, यहाँ पे एयर है, लूज मीडियम है, इसलिए ब्लैक दिख रहा है। एंड जितना मीडियम डेंस होता है उतना वो वाइट हो जाता है, राइट। तो ये वाइट है, डेंस मीडियम है, मतलब यहाँ पे एयर की जगह फ्लूइड भर गया, राइट। तो दिस इज अ निमोनिया, या ये एक पूरे लोब में भर चुका है, इसलिए इसको हम लोबार निमोनिया भी बोलते हैं। चलो यहाँ तक बात ठीक है, ये ठीक भी हो सकता है, बाकी जगहों से एयर एक्सचेंज चालू है। बट समझो कि ये सभी लोब्स में अगर होता है तो बात क्या होगी? आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो? यानी कि हमारा एयर एक्सचेंज होगा क्या? नहीं होगा। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमतरता होने लगेगी। एंड अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमतरता बहुत ज़्यादा होती है तो पेशेंट
कुछ इस तरह से दिखने लगता है, यानी कि उसके लिप्स एंड नेल्स आपको ब्लूइश दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, ज़रा अंदाज़ा लगाइए। बेसिकली बात यह है कि हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन जब तक ऑक्सीजन के साथ में होता है, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड वो ब्राइट रेड कलर में आपको दिखता है। बट जैसे उसका ऑक्सीजन निकल जाए हीमोग्लोबिन से, वो ब्लू होने लगता है, एंड इसकी वजह से नेल्स, जहाँ से हम हमारे कैपिलरीज देखते हैं, लिप्स जहाँ से हम हमारे कैपिलरीज देखते रहते हैं, तो उसमें डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रमाण ज़्यादा हो गया, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई, तो इस ब्लूइश यहाँ पे वो दिखने लगता है। इसी ब्लूइश कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसिस। सायन यानी कि ब्लू, सायन यानी कि ब्लू, इस तरह से ये वर्ड होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। इस पेशेंट की 2 घंटे में मौत हो सकती है, क्योंकि इसके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी होती है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इसको समरी फॉर्म में देखते हैं। तो समरी फॉर्म जो है, इसका जो ऑर्गेनिज्म है, राइट, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। देन इसका जो ट्रांसमिशन होगा, जैसे अभी हमने देखा है, दैट इज इनेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसोल एंड शेयरिंग ऑफ ग्लासेस और यूटेंसिल। जैसे मैंने बताया कि भाई अगर हमने हाथों पे खास लिया है और किसी चीज़ों को लगाया है, तो वो चीज़ें यानी कि यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स का डायरेक्ट मिनिंग तो डिक्शनरी मिनिंग होता है आपल्या घरातले भांडे कुंडे, पण असा मिनिंग न घेता या ठिकाणी आपण रोज वापरातले वस्तू असं घ्यायचं, ठीक है। तो यहाँ से भी इन्फेक्शन है ट्रांसमिट हो सकता है, राइट। देन साइड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है हमारे लंग्स के एल्वेलाई, एंड इसमें जो आपको सिम्टम आएंगे, अब देखो किसी भी बीमारी में आपको फीवर तो आते रहता है। अब यहाँ पे ठंड बज के बुखार आ सकता है, कफ तो आएगा, खांसी, हेडेक यानी कि सर दर्द भी हो सकता है, ठीक है। देन सीवियर कंडीशंस में साइनोसिस आपको डेवलप हो सकता है। एंड डायग्नोसिस जो हमने बताया आपको, दैट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि स्टेथोस्कोप एंड एक्सरे, एंड इसका जो प्रिवेंशन है पर्सनल हाइजीन, राइट। तो ये हो गया निमोनिया। अब नेक्स्ट बैक्टीरियल बीमारी जो आपके लिए है आपके इसमें, राइट, दैट इज अ डिसेंट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए, इस इंसान के अगर आप स्टूल देख रहे हो तो रेडिश दिख रहे हैं, राइट। अब रेडिश दिख रहे हैं मतलब हमारे बॉडी में रेड क्या है, इट इज अ ब्लड। तो आपके स्टूल में ब्लड और उसके साथ म्यूकस अगर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसेंट्री। अब देखो इसमें लूज स्टूल तो होते ही है, बट उसमें ब्लड होता है। अब लूज स्टूल और एक कंडीशन में भी आता है, दैट इज अ डायरिया। तो इस डायरिया में डिसेंट्री में आपको फर्क करना होता है। तो ये एम्स स्कैन में पूछते हैं आपको बेसिकली। तो बेसिकली पैथोजन अगर आपके बॉडी में आता है, तो जैसे कि मैंने बताया ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो टिश्यू डैमेज करेगा, टिश्यू डैमेज, अब टिश्यू कौन सा है आपका, इंटेस्टाइन, ठीक है, या टॉक्सिन, टॉक्सिन से होगा आपका फंक्शनल डैमेज, राइट। अब टिश्यू डैमेज होगा यानी कि आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा अगर डैमेज होगा तो ब्लड कैपिलरी डैमेज होंगे, एंड इसकी वजह से इसमें आपको ब्लड एंड उसके साथ म्यूकस आ सकता है, राइट, स्टूल के साथ। तो ये अगर आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिसेंट्री। बट अगर आपका टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है एंड उसकी वजह से फंक्शनल डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा है, तो उसमें आपके जो स्टूल है लूज बन जाते हैं, उसमें सिक्रेशन बढ़ जाता है, एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये वाटरी स्टूल आने लगते हैं। एंड वाटर स्टूल जब आता है तो इसको हम डायरिया बोलते हैं, राइट। एंड ये डायरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म को याद रखिए, दैट इज अ विब्रियो। आपके एग्जांपल में है दैट इज विब्रियो, कॉलेरा। विब्रियो की वजह से आपको डायरिया होता है। एंड अभी जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज अ डिसेंट्री, यानी कि इसमें टिश्यू डैमेज होने वाला है एंड उसमें ब्लड एंड म्यूकस आएगा स्टूल के साथ। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ शिगेला डिसेंट्री है। इसको याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल है, आप याद भी रख सकते हो, शिगेला, कुठे गेला, शिगेला, हाँ, राइट। तो इस तरह से शिगेला डिसेंट्री, ये भी एक बैक्टीरियम है। एंड अब बैक्टीरियम है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, तो कहाँ से एंट्री करेगा। देखो 2 जनरल बातें याद रखिए। अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है तो वो आपको ट्रांसमिट होगा आपके ओरल कैविटी से, राइट। एंड अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो वो आपको ट्रांसमिट होगा आपके नेजल कैविटी से, यानी कि रेस्पिरेशन से, यानी कि एरोसोल से, राइट। अब ये आपका इंटेस्टाइनल है मतलब कहाँ से जाएगा, ओरल कैविटी से, और वो कैसे, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। बात समझ में आ रही है। ऑर्गेनिज्म है जैसे मैंने बताया शिगेला डिसेंट्री, ठीक है। जो इसका रूट ऑफ एंट्री होगा आपका ओरल यानी कि फूड एंड वाटर से होगा। इसको हम फीको ओरल भी बोलते हैं। क्यों फीको ओरल बोल रहे हैं, बेसिकली इसका जो ऑर्गेनिज्म है, देखो कम्युनिकेबल डिसीज है, किसी को है तो ही किसी को होगा। अब किसी को है यानी कि किसी को अगर है इन्फेक्शन है इंटेस्टाइनल, तो वो कहाँ से लॉस होता है उसके बॉडी में से, तो वो होगा फिशेस में से, एंड फिशेस में से वो जाएगा फूड या वाटर में एंड वो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फीको ओरल, ठीक। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन जो कि है इंटेस्टाइन,
ठीक है। सिम्टम्स क्या आता है, लूज स्टूल, लूज स्टूल मतलब अनफॉर्म्ड स्टूल यानी कि पतला, ठीक है। एंड उसके साथ ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको जैसे ही दिखा तो आपका डायरेक्ट डायग्नोसिस या एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, राइट, दैट इज अ डिसेंट्री, ब्लड एंड म्यूकस अगर दिख रहा है तो, एंड एब्डोमिनल पेन तो होगा ही, राइट। अब इसका जो है आपको सिर्फ प्रिवेंशन ही पढ़ना है, दैट इज अ प्रिवेंशन, दैट इज पर्सनल एज वेल एज योर फूड हाइजीन। अब देखो इतने ही डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ आपके एनसीईआरटी में एलेबोरेट किए गए हैं, बाकी डिसीज़ के सिर्फ नाम है, बट नाम है मतलब हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें से जो नेक्स्ट डिसीज़ है दैट इज़ अ ब्यूबोनिक प्लेग। अब बेसिकली प्लेग के दो फॉर्म होते हैं, न्यूमोनिक यानी कि जो लंग्स में होता है, एंड ब्यूबो यानी कि बेसिकली बॉडी के ऊपर अगर ऐसे बड़े बड़े लार्ज स्वेलिंग आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्यूबो, राइट। अब ऐसे स्वेलिंग जिस प्लेग में आता है उसको हम बोलेंगे ब्यूबोनिक प्लेग। अब ब्यूबोनिक प्लेग को बेसिकली शुरुआत में महामारी बोलते थे, महामारी इसलिए बोलते थे क्योंकि ये डिसीज़ बहुत भयानक था, अभी हमें देखने को मिलता नहीं है, राइट। भयानक था मतलब क्या बात थी कि भाई जब ये डिसीज़ होता था तो गांव के हज़ारों लोग एक साथ मरते थे, गांव का गांव पूरा नष्ट होता था, इसलिए इसको महामारी बोलते थे। अब आप देखने की बात क्या है, इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो दैट इज़ अगेन अ बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड एज येरसिनिया पेस्टिस, राइट। एंड एक्चुअली ये डिसीज़ जो है ये डिसीज़ रोडेंट्स का होता है, रोडेंट्स यानी कि रैट और उसके क्लास के सभी एनिमल्स, ठीक है। तो रैट्स का ये डिसीज़ होता है, रैट्स में डिसीज़ पाया जाता है, राइट। एंड रैट्स के ऊपर रहने वाला ये इंसेक्ट होता है, रैट फ्ली, राइट। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड एज झिनोफिला चिओपिस, ठीक है। एंड ह्याला मराठी मध्ये आपण पिसू म्हणतो, पिसू किंवा पिसवा म्हणतो, ठीक है। तो बेसिकली इनके थ्रू ये इंसान को ट्रांसमिट होता है, इट इज़ एक्चुअली डिसीज़ ऑफ रैट्स। अभी हमारे आसपास रैट्स ना होने की वजह से ये बीमारी का प्रमाण बहुत 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 कम के आसपास है, ठीक है, राइट। तो बेसिकली ये कैसा होता है, जब रैट को ये डिसीज़ होता है, अब रैट के ऊपर ये रहने वाला इंसेक्ट है, एंड दिस इज अ ब्लड सकिंग इंसेक्ट यानी कि रैट का खून पी के जिंदा रहने वाला इंसेक्ट है, राइट। अब जब ये रैट को प्लेग होगा तो ये इसका खून सक कर रहा है तो इसको ये ट्रांसमिट हो जाता है, एंड ये डिसीज़ होने के बाद इस रैट की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद इसमें तो इन्फेक्शन चला गया, बट इसको इन्फेक्शन कुछ नहीं करता है, बट इसको ब्लड नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो ये ब्लड के सर्च में निकल जाता है, राइट। एंड ब्लड के सर्च में अगर हम उन्हें मिल गए एंड उन्होंने अगर हमें काट लिया तो ये डिसीज़ हमारे में ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द डिसीज़ ऑफ रैट, इट इज़ ट्रांसमिटेड इनटू रैट फ्ली, एंड रैट फ्ली अगर हमें बाइट करता है तो उससे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हम बीमार हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बेसिकली बीमारी आपके लिम्फ नोड्स में इन्फेक्ट करती है, राइट। इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है कौन सा है, लिम्फ नोड्स है। एंड ये जो छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं ये हमारे एक्जिला में बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये छोटे लिम्फ नोड स्वेल होकर इतने बड़े बड़े ऐसे ब्यूबो बन जाते हैं, राइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्यूबोनिक प्लेग। एंड लास्ट में ये पूरे अदर ऑर्गन्स में भी इन्फेक्ट करता है, एंड इसमें हमारी लास्ट में मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु के समय हमारे हाथ पर इसमें ब्लैक हो सकता है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, ब्लैक डेथ, राइट। तो इसको समरी फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ येरसिनिया पेस्टिस, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हो। बेसिकली ये ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहा था, रैट फ्ली के थ्रू हो रहा था। रैट फ्ली एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट को हम बोलते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट में से ये ट्रांसमिट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज येरसिनिया पेस्टिस, ऐसे आपको याद रख सकते हो, ठीक है। देन इसका जो है रूट ऑफ एंट्री दैट इज बाइट ऑफ इन्फेक्टेड रैट फ्ली, ठीक। देन इसमें जो आएगा आपको साइट ऑफ इन्फेक्शन दैट इज आपके लिम्फ नोड्स एज वेल एज अदर ऑर्गन्स, ठीक। इसमें आपको हाई ग्रेड फीवर मिलता है, हेडेक, सरदर्द, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये शब्द आपको ढूंढते रहना, ठीक है। तो जैसे ही ये शब्द आपको मिल गया, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो आपके लिए एमसीक्यू का आंसर हो जाता है दैट इज ब्यूबोनिक प्लेग, ठीक। देन कॉम्प्लिकेशन सिवियर केसेस में इसमें डेथ हो सकती है, एंड प्रिवेंशन जो है ये रैट की वजह से एंड फ्ली की वजह से होता है, तो प्रिवेंट फ्ली बाइट एंड रोडेंट कंट्रोल इसका ये मेजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है दैट इज डिफ्थेरिया, याला मराठीमध्ये घटसर्प म्हणतो, ठीक है। तो बेसिकली डिफ्थेरिया इट इज अ डिसीज ऑफ आवर थ्रोट, आप यहाँ पे देख ही रहे हो, पेनफुल थोड़ा इसमें हो जाता है, राइट। अब थ्रोट यानी कि बेसिकली इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, मतलब ये कैसे ट्रांसमिट होगा, आपको एरोसोल से होगा या ड्रॉपलेट से होगा, ठीक है। एंड इसका जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज अ कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया, राइट। इसके नाम में ही डिफ्थेरिया है, याद रखिए, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। इसका ट्रांसमिशन होगा एरोसोल के थ्रू, एंड ये होने के बाद इसका इन्फेक्शन हमारे थ्रोट में होगा, एंड इसमें आपको दो फीचर्स मिलेंगे, एक बाहरी एंड एक अंदरूनी। बाहरी फीचर्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो नेक है, इस नेक के
अब ये नेक देखो, ये ऐसी होनी चाहिए थी, ये इतनी बड़ी हो गई। अब इतना बड़ा ये जो स्वेलिंग हो रहा है, इस नेक को हम बोलते हैं, यानी कि हमारी गर्दन इसमें बहुत बड़ी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बुल नेक, इसको हम बोलेंगे बुल नेक, ठीक है। एंड अंदरूनी भागों से अगर हम देखेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसा ग्रे वाइट कलर का पैच यहाँ पे डेवलप होने लगता है। ये थिक होता है, मोटा होता है, ग्रे वाइट कलर का पैच होता है, वो डेवलप होने लगता है, राइट। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखो ये पैच जो है थिक होता है, मोठा होता है, जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे नीचे बढ़ता है, त्याच्यामुळे ह्याला मराठीमध्ये घट्ट आणि सर्प असं म्हणलेलं आहे, सापासारखा पसरतो, ठीक है। तो जैसे नीचे बढ़ेगा तो बेसिकली बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बच्चों में ही ये बीमारी ज़्यादा होती है, एंड बच्चों का जो ट्रकिया होता है उसमें भी ये बढ़ने लगता है। जैसे कि आप जानते हो ट्रकिया का डायमीटर इन अडल्ट दैट इज 2.5, बच्चों में इससे और भी छोटा होता है, एंड इसमें ऐसा अगर थिक पैच डेवलप हो गया तो वो ट्रकिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे। अब ट्रकिया अगर पूरी तरह से ब्लॉक हो गई तो उसमें से एयर जाएगी नहीं जाएगी। अब वो बेबी जो है वो सांस नहीं ले पाएगा, एंड बिना सांस लिए उसकी मृत्यू हो जाती है। आता बिना सांस लिए म्हणजे श्वास न घेता येणे आपण ह्याला गुदमरणे म्हणतो, तो बेसिकली गुदमरून याच्यामध्ये मृत्यू होतो, ठीक है। तो यहाँ पे सफोकेशन, गुदमरण्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात, सफोकेशन, तो देयर इज अ डेथ बिकॉज ऑफ सफोकेशन, ठीक है। तो इसको भी अगर हम समरी फॉर्म में देख रहे हैं तो इसका जो ऑर्गेनिज्म है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया, राइट। रूट ऑफ एंट्री जो रहेगा दैट इज इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसोल, ठीक है, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन इट इज अ थ्रोट, इसमें क्या मिलेगा आपको, सोर थ्रोट। सोर का मीनिंग है पेनफुल, सोर का मीनिंग क्या है, पेनफुल, हमारा ये जो थ्रोट है पेनफुल हो जाएगा। फीवर आएगा, बुल नेक तो अभी अभी हमने देखा, एनलार्जमेंट ऑफ आवर नेक, ठीक है। एंड सीवियर केसेस में ग्रे वाइट कलर का पैच, इस शब्दों को देखिए, ग्रे वाइट कलर का पैच अगर शब्द आपको मिल गया तो ये आपके लिए रहेगा डिफ्थेरिया, एंड इसमें आपका एयरवे ब्लॉक हो जाता है, एंड इसमें सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक टिपिकल खांसी भी आती है दैट इज कॉल्ड एज अ बार्किंग कफ। डोंट कन्फ्यूज इट विथ वुफिंग कफ। वुफिंग कफ मतलब पर्टुसिस, बेसिकली त्याला आपण मराठीमध्ये डांगा खोकला म्हणतो, ठीक है। एंड इसका जो टेस्ट है ये आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिक टेस्ट, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या करते हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिक टेस्ट। एंड इसका जो प्रिवेंशन है ये हम वैक्सीन से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ DPT वैक्सीन। अब DPT ये क्या है, बेसिकली इट इज शॉर्ट फॉर्म, D यानी कि डिफ्थेरिया, P यानी कि पर्टुसिस, एंड T यानी कि टिटेनस। ऐसे ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है तीनों की एक साथ, डिफ्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। तो ये हो गया आपका डिफ्थेरिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे बैक्टीरियल डिसीज़ खत्म होते हैं, अभी हम बात करेंगे वायरल डिसीज़ की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी वायरल डिसीज़। देखो वायरल डिसीज़ में आपके सिलेबस में दो ही डिसीजेस है, राइट। तो एक जो डिसीज़ है दैट इज़ HIV, उसको एज हम सेपरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंड जो अनदर दैट इज़ कॉमन कोल्ड, हम उसको यहाँ पे पढ़ने जाने हैं, ठीक है, राइट। तो बेसिकली कॉमन कोल्ड, अब यहाँ पे हमें ये बातें देखो, कॉमन कोल्ड मुझे पढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबको ये साल में एक बार ज़रूर होता ही है, तो उसमें क्या होता है ये पढ़ना नहीं है। हमें यहाँ पे यह जानना है कि भाई इसमें दो आंसर्स हमें ढूंढने, राइट। एक तो इसको हमने कॉमन कोल्ड क्यों बोला है, दूसरी बात जो है कि क्या इसमें हमारी इम्यूनिटी काम नहीं करती, ये बीमारी हमेशा हमेशा हमें क्यों होती रहती, राइट। हमारे पास इम्यून सिस्टम होते हुए भी ये हमेशा क्यों होती है, इसको ढूंढना ही इस टॉपिक में, ठीक है। चलो, तो बेसिकली बात ऐसी है कि ये जो डिसीज़ होता है इट इज़ अ वायरल डिसीज़, यानी कि ये वायरस की वजह से होता है, मतलब इसमें जो वायरसेस हैं, राइट। तो इसमें जो वायरसेस है बेसिकली इनको हम राइनो वायरसेस भी बोलते हैं, या इसमें कई बार कोरोना वायरस भी आ सकता है, राइट। तो बट मोस्ट कॉमनली जो आता है राइनो वायरसेस, ठीक। तो राइनो वायरसेस बोलना पड़ेगा वायरस बोलने के बजाय, क्योंकि ये जो वायरस है दे आर हाईली म्यूटाजेनिक वायरस, यानी कि इनमें बहुत म्यूटेशंस होते रहते हैं, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं। एंड जेनेटिक मटेरियल चेंज होने की वजह से, अब जैसे कि आप जानते हो जीन चेंज हो गया तो उसका प्रोटीन चेंज हो गया। अब बेसिकली बात यह होती है कि जहाँ पे जीन जो होता है, अगर ये जीन चेंज हो रहा है तो उसके एंटीजेंस भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई हमें एक बार सर्दी का इन्फेक्शन हो गया, राइनो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो हम इससे अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वहाँ पे काम करने लगती है, हमारी इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करने लगती है, एंड हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप भी हो जाती है, ना वो बीमारी हमारी ठीक भी हो जाती है। फिर ये दोबारा क्यों होता है, ये दोबारा इसलिए होता है क्योंकि जब ये वायरस दोबारा आएगा तो ये पहले जैसा सेम नहीं होगा, इसके एंटीजेंस बदल चुके होंगे, एंड इसकी वजह से
हमारे एंटीबॉडी जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं वो उस वायरस पे अभी काम नहीं करेंगे, इसलिए ये बीमारी हमेशा हमेशा होते रहती है, हमेशा हो रही है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है, अब कोल्ड क्यों बोला है वो बात करेंगे। ठीक है, देखो तो ये जो है अब नाक का इन्फेक्शन है, तो आप ही बताओ कैसे फैलेगा। ये फैलेगा आपको एरोसोल से और ड्रॉपलेट से, एंड ये फैलने के बाद आपको जो साइन सिम्टम आते हैं आपको पता ही है। ठीक है, चलो इसको समरी फॉर्म में ही देखते हैं। तो इसमें जो पैथोजन है दैट इज़ अ राइनो वायरसेस या कोरोना वायरस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, देन रूट ऑफ एंट्री इट इज़ अ ड्रॉपलेट एंड कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वही हो गया हमारा एरोसोल इन्फेक्शन। ठीक, देन साइड ऑफ इन्फेक्शन इट इज़ अ नोज, थ्रोट, रेस्पिरेटरी पैसेज। अब इसमें आपको ये बात याद रखना है कि भाई रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि इसमें अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज में ये ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस वायरस को बढ़ने के लिए टेम्परेचर की जो मात्रा होती है वो कम चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर में ये वायरस ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए लंग्स में इन वायरस का इन्फेक्शन बहुत कम होता है। एंड मैक्सिमम इन्फेक्शन इनका हमारे अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में जो कि कूलर पार्ट्स होता है इसमें होता है, राइट। एंड इसी की वजह से सर्दियों में ये इन्फेक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉमन कोल्ड। या ठंडी चीज़ें अगर हम खाते हैं तो उससे भी ये इन्फेक्शन हमारा बढ़ सकता है, ऐसी बात हो जाती है। ठीक है, चलो देन सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, नेजल कंजेशन यानी कि नाक हमारा बंद हो जाना, कंजेशन यानी कि फ्लो बंद हो जाना। ठीक है, डिस्चार्ज यानी कि आपका नाक बहने लगता है, सोर थ्रोट, सोर यानी कि पेनफुल थ्रोट हो जाएगा, खांसी आपको आएगी, हार्सनेस यानी कि इसमें आपके आवाज़ का जो पिच है आपका आवाज़ बैठ जाता है यानी कि आवाज़ पिच ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, हेडेक, हेडेक यानी कि टायर्डनेस, सर दर्द, एंड आपको टायर्डनेस भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, देन इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती नहीं, ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है, राइट। एंड इसमें जो है आपको बस हाइजीन रखना है अपना, दूसरों से आप खुद को बचा के रखना।